हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल और आज का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का कवर करेंगे। आर्टिकल लिखा हुआ है अमेरिका और रशिया के रिश्ते फिर से सुधरने पे। यूक्रेन वॉर के बाद में रशिया जो है अमेरिका से कट कर दिया गया था, लेकिन अब यूक्रेन की बलि देकर के रशिया और अमेरिका फिर से दोस्ती करेंगे। चलिए इंटरेस्टिंग आर्टिकल शुरू करते हैं इसको। क्लास के लास्ट में आपको एक क्विज मिलेगा 10 मार्क्स का। इस क्लास में सब चीज़ें बेसिक से आएंगी। इसमें आप वोकैब सीखेंगे, रीडिंग सीखेंगे और ग्रामर सीखेंगे। तो जो भी आप सीखे हैं इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है और 10 में से 10 मार्क्स लेने हैं। तो पूरा पैकेज बना करके इस क्लास को लिया करो आधे पौने घंटे का। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक लाइक और एक शेयर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे हैं रशिया रीसेट। देखिए, रीसेट करना यानी चीज़ों को रिस्टोर करना। रिस्टोर और रीसेट का मतलब होता है बहाल करना, फिर से पुरानी अवस्था में लाना। कह रहा है जी रशिया के साथ में रिश्ते होने वाले हैं रीसेट। और किसके होने वाले हैं? अमेरिका के होने वाले हैं। कह रहा है एनी सोल्यूशन टू द यूक्रेन वॉर विल हैव टू फाइंड एक्सेप्टेंस इन यूरोप। कह रहा है कोई भी सोल्यूशन निकले, कोई भी हल निकले, और किसका? यूक्रेन वॉर का, रशिया और यूक्रेन की जंग का। कह रहा है जी इस सोल्यूशन को विल हैव टू, फ्यूचर में विल हैव टू करना ही पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस को, सहमति को यूरोप के अंदर। तो अमेरिका और रशिया जो भी सोल्यूशन निकालें, ऐसा नहीं है कि यूरोप की बिना हाँ भरवाए वो सोल्यूशन ये काम करवा लेंगे। जब तक यूरोप सोल्यूशन में साथ नहीं खड़ा होगा तब तक वॉर ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए यूरोप को और इनफैक्ट यूक्रेन को भी वॉर को सुलझाने वाली टेबल पे होना चाहिए। चलिए, सोल्यूशन सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। इनफैक्ट ये फ्यूचर टेंस है तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों केसेस में विल लगा करके ही आएगी। सॉल्यूशन की वर्ब है विल हैव टू। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू आपकी मजबूरी को बताते हैं। अगर आपको कहीं जाना ही है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना ही पड़ेगा, है ना, या आई विल हैव टू गो। तो हैज़ टू, हैव टू से यूक्रेन के सोल्यूशन की एक्सेप्टेंस की मजबूरी जुड़ी हुई है। चलिए, यूरोप एक जोग्राफिकल लोकेशन है, यूक्रेन एक जोग्राफिकल लोकेशन है। कोई भी लोकेशन आपको मिल जाए, कंट्री, कॉन्टिनेंट, सिटी, कस्बा, गांव, आपको जोग्राफिकल लोकेशंस के आगे द का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ देखो यूरोप के आगे द नहीं लगा हुआ, यूक्रेन के आगे द लगा हुआ है, लेकिन ये द आया है वॉर के लिए, यूक्रेन के लिए नहीं आया। ये है यूक्रेन में होने वाली वॉर, द यूक्रेन वॉर। चलिए जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पे नजर डालेंगे। भारी भरकम वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप क्लास को स्मूथली ले सको। जिन स्टूडेंट्स को जरूरत है मॉक टेस्ट पास की, तो टेक्स्ट बुक के प्रो पास पे चल रही है अभी सेल। 615 के प्राइस में आपको मिल रहा है 1 साल का प्रो मॉक पास, जिसमें 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस सभी इंक्लूडेड है, कंबाइंड है। साथ ही आपको आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे मॉक की फॉर्म में, आप इसी पास में उनको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो प्राइस वैसे तो 699 रुपये है, लेकिन इस सेल में आपको 615 रुपये में ये पास एक्सेसिबल है। फायदा लेने के लिए सेल का कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो ऑफकोर्स 699 के आसपास दिखाएगा। आप इस पर कूपन लगा लेना YT10। जैसे ही कूपन को आप अप्लाई करेंगे YT10 को, आपका प्राइस घट के हो जाना चाहिए 615 रुपीज़। तो अप्लाई द कूपन एंड सेव योर मनी। द लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ये अपनी वोकैब शीट है, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मैं ताकि आप ठीक से पढ़ पाएँ। पहला वर्ड अपना डिसाइसिव। ये वर्ड बना है डिसीजन से। डिसीजन क्या होता है? फैसला। तो हर वो चीज़ डिसाइसिव है जिसमें कुछ फैसला निकले, जिसमें कुछ डिसीजन ले पाओ। हिंदी में इसको बोलते हैं निर्णायक, कंक्लूसिव, क्रिटिकल। द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ डिसाइसिव एक्शन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। सरकार को एक निर्णायक एक्शन लेना होगा पॉपुलेशन कंट्रोल पे, आबादी को कंट्रोल करना होगा। डिसाइसिव के लिए ये 2-3 अच्छे वर्ड्स हैं। एक है मोमेंटस, एक है फेटफुल, एक है एपोकल। मैं आपको थोड़ा सा इनका ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मोमेंटस मतलब ऐसी कोई चीज़ जो उस मोमेंट को हमेशा आपके लिए दिमाग में ताज़ा बना के रखे। भाई डिसाइसिव एक्शन सरकार अगर लेगी तो कोई बड़ा ही एक्शन लेगी, और जब भी वो बड़ा एक्शन लेगी वो मोमेंट, अगर वो एक्शन वास्तव में बड़ा है तो वो मोमेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो मोमेंटस वर्ड ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। एपोकल यानी जो किसी एपोक से यानी एरा से जुड़ा हो, कोई बहुत बड़ा बात जब हो जाती है, डिसाइसिव बात हो जाती है, तो वो उस एपोक या फिर एरा को या युग को डिफाइन करती है।
तो ये वर्ड्स थोड़े से ट्रिकी हैं, आप ऐसे इनको याद कर सकते हैं, एपोकल और डिसाइसिव। चलिए अगला वर्ड अपने पास कंसिलिएशन। देखिए कंसिलिएशन और रेकन्सिलिएशन दोनों का मतलब होता है झगड़े को सुलझा के दोस्ताने रिश्तों को बहाल करना। जैसे दो भाइयों का झगड़ा हो गया, 10 साल से बात नहीं कर रहे, फिर बाद में दोनों को मिला करके बिठाया गया है ना दोनों ने, तो ये रिकन्सिलिएशन हो रहा है दोनों का। द बीजिंग विजिट ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज सेट अ प्लेटफॉर्म फॉर कंसिलिएशन बिटवीन द टू ग्लोबल पावर। दो चाइना विजिट थी, ये बीजिंग विजिट थी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, विदेश मंत्री की। उसने प्लेटफॉर्म को या स्टेज को तैयार कर दिया है कंसिलिएशन के या झगड़े को सुलझाने के दो ग्लोबल पावर्स के बीच में, अमेरिका और चाइना के बीच में। अब देखो इसके लिए एक बहुत एडवांस वर्ड है, रेप्रोचेमेंट। रेप्रोचेमेंट स्पेलिंग देख लो, बड़ी अजीब सी है। ये रेप्रोचे लिखा हुआ है, देख लो ई लगा हुआ है एक्स्ट्रा, याद रखनी पड़ेगी आपको। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, ये खास करके झगड़े को सुलझाने के लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास हार्क बैक टू। ये एक फ्रेजल वर्ब है। हार्क बैक टू का मतलब होता है या तो पास्ट को रिमेंबर करना या पास्ट का रिमेंबर करवाना। आप खुद करें पास्ट को रिमेंबर तब भी हार्क बैक करेंगे, और किसी को याद करवाएं पास्ट तो भी हार्क बैक करेंगे। सम ओल्ड पीपल ऑलवेज हार्क बैक टू हाउ थिंग्स वर 30 ईयर्स अगो। कुछ पुराने लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग, हमेशा याद करते हैं, हार्क बैक करते हैं, और किस चीज़ की तरफ, कि कैसे चीज़ें 30 साल 40 साल 50 साल पहले हुआ करती थी। बस उनके दिमाग में यही चलता रहता है, तो वो हार्क बैक टू कर रहे हैं पास्ट को, खुद याद कर रहे हैं। दूसरा केस देखो, दिस न्यू स्टाइल हार्क्स बैक टू द फैशन ऑफ 60s। ये नया स्टाइल जो है वे याद हमें दिलाता है, हार्क बैक टू करवाता है 60 के दशक के फैशन की। तो करने और करवाने के लिए, दोनों के लिए याद हो ये वर्ड यूज़ होगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेज है, बी रेमिनिसेंट ऑफ। किसी चीज़ की याद ताज़ा करवाना, बी रेमिनिसेंट ऑफ समथिंग। ये फ्रेज आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड अपने पास स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है जी किसी काम को करने के लिए भरसक कोशिश करना। कोई एग्ज़ाम दे रहे हो आप, किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ रहे हो, तो जो अटैम्प्ट में आप पूरी ताकत लगाते हो वो अटैम्प्ट करना स्ट्राइव करना कहलाता है। कह रहा है वन शुड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस नॉट परफेक्शन। किसी भी आदमी को स्ट्राइव फॉर करना चाहिए या भरसक कोशिश करनी चाहिए एक्सीलेंस को पाने की, ना कि परफेक्शन को। एक्सीलेंस होती है किसी काम में महानता, बहुत आपका हाथ साफ हो जाए, किसी चीज़ के अंदर आप बहुत अच्छे हो जाए, वो एक्सीलेंस है। तो एक्सीलेंस के लिए आप कोशिश करें, ना कि परफेक्शन के लिए, क्योंकि एज वी डू नॉट लिव इन अ परफेक्ट वर्ल्ड इधर, क्योंकि हम परफेक्ट दुनिया में रहते ही नहीं है, तो परफेक्ट होके आप करोगे क्या। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं स्ट्राइव के, सीक, चेज, डिजायर, हंट, परस्यू। यू विल सी द वर्ड स्ट्राइव इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है प्रिक्लूड। देखिए ये वर्ड बना है प्री प्लस में एक्सक्लूड से। आपने एक वर्ड सुना होगा इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है दायरे में लेना, एक्सक्लूड का मतलब होता है दायरे से बाहर करना। प्री एक्सक्लूड मतलब किसी चीज़ को पहले ही दायरे से बाहर कर देना, उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं, उस चीज़ को अपनी कंसिडरेशन में लेना ही नहीं। एनी डाइट प्लान शुड प्रिक्लूड फास्ट फूड्स। कोई भी डाइट प्लान अगर आप बनाएं उसको दायरे से बाहर रखना होगा, प्री एक्सक्लूड करना होगा फास्ट फूड को। फास्ट फूड और डाइट प्लान आपस में एक साथ नहीं चल सकते, ठीक है ना। तो ऐसे इस वर्ड को याद रखें। प्रिक्लूड को रूल आउट करना भी बोलते हैं। आप ये रूल आउट नाम की फ्रेजल वर्ब को आर्टिकल में देखेंगे। फॉरबिड, ऑब्विएट भी इसके अच्छे सिनोनिम्स हैं, ये भी आप बार बार रीडिंग में देखते हैं। आज की वो कैब बिल्कुल ईजी वाली नहीं है, अच्छे लेवल की है। लास्ट में इसका एक रिवीजन आपको दिलवाऊंगा। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी यही है कि यूक्रेन वॉर शुरू की थी रशिया ने ऑफ कोर्स, लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट दे करके इस वॉर को आगे बढ़ाया अमेरिका ने, यूएस ने। अब जैसे ही अमेरिका में पावर बदली, डोनाल्ड ट्रंप आ गए बाइडन की जगह पे, तो ये वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं और इन्होंने रशिया को बुला लिया है टेबल पे बातचीत करने के लिए। लेकिन मज़े की बात यह है उस टेबल पे यूक्रेन नहीं है, और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन को अब और पैसा नहीं दे सकते वॉर लड़ने के लिए। तो यूक्रेन एक ठगा हुआ देश है ना, ऐसा वो फील कर रहा है जैसे उसको धोखा मिला है, बेवफाई मिली है। बहुत सारी ज़मीन भी चली गई और नाक भी कट गई और वॉर में भी हार गए। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि ये इस तरह के काम जो है ना, यही डिप्लोमेसी है। यूक्रेन एक भोले भाले देश की तरह बिहेव कर रहा था, अब उसको सबक मिल चुका है। बड़ी पावर्स के बीच में छोटी पावर्स हमेशा पिसती हैं जैसे गेहूं के बीच में घुन पिसता है। आज की टोन है एनालिटिकल और रियलिस्टिक, प्रैक्टिकैबिलिटी की, रियलिज्म की, हकीकत की बातें कर रहा है। जो होता है वो आपके सामने। चलिए फटाफट से फर्स्ट पैराग्राफ को एक रीडिंग दें और खुद से पढ़ने की कोशिश करें। वीडियो को यहीं पे पॉज कर लेना और मीनिंग निकालो क्या लिखा हुआ है इसका। चलो
कह रहे जी द टॉक्स बिटवीन यूएस एंड रशियन ऑफिशियल्स इन रियाद, their first major diplomatic interaction since Russia's invasion of Ukraine in 2022, marks the beginning of a reset in ties between the two former Cold War adversaries. कह रहे जो टॉक्स हैं यानी बातचीतें हैं किन के बीच में, अमेरिका और रशिया के ऑफिशियल्स के बीच में, अधिकारियों के बीच में, और कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में, कैपिटल में, रियाद में। कह रहा है अब ये जो टॉक्स हैं, अब देखो कॉमा लगा के यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों कॉमा के बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कह रहा है ये इनकी पहली मेजर कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन भी है, बातचीत भी है। इंटरेक्शन क्या होता है, बातचीत। और कब से, जब से रशिया का हमला हुआ, इन्वेजन हुआ, अटैक हुआ यूक्रेन में सन 2022 की फरवरी में। कह रहा है ये जो टॉक्स है ना इस तरह की रियाद में हो रही हैं, जो पहली बार हो रही है 2022 के बाद, कह रहा है ये टॉक्स मार्क करती हैं, निशान बनती हैं एक बिगनिंग का, एक शुरुआत का, जो है बहाली की, रीसेट की, रिश्तों के अंदर, टाइज में दो फॉर्मर कोल्ड वॉर के, शीत युद्ध के दुश्मनों के बीच में, एडवर्सरीज के बीच में, यानी रशिया और यूएस के बीच में। तो दोनों कोल्ड वॉर इनके बीच में चली थी 40 साल, आपको पता ही होगा, है ना। तो ये पुराने दोनों एक दूसरे के एडवर्सरी हैं कोल्ड वॉर एरा के। अब इनके बीच में एक नया रीसेट या रिश्तों में बहाली लगता है कि आ चुकी है। चलिए, टॉक्स सब्जेक्ट है। टॉक्स हुई हैं दो कंट्रीज़ के बीच में या दो कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स के बीच में, बिटवीन यूएस एंड रशियन ऑफिशियल। बिटवीन एंड एक साथ चलते हैं जब भी दो के बीच में कुछ आपको बताना हो। डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक, इन्वेजन का मतलब होता है हमला और अटैक, है ना। इंटरेक्शन यानी कि बातचीत। टॉक्स की वर्ब है मार्क्स। टेक्निकली वर्ब जो है यहाँ पे प्लूरल होनी चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए मार्क, है ना, टेक्निकली ऐसा होना चाहिए। एडवर्सरी यानी दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, कॉम्पिटिटर या ओपोनेंट्स। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पैराग्राफ। खुद से वीडियो को पॉज करके एक बार मीनिंग निकालो। जब तक आप खुद से निकालने की कोशिश नहीं करोगे, कितना भी किसी को पढ़ाते हुए देख लो, आप नहीं सीख सकते। चलो आराम से वीडियो को पॉज करके करना। कह रहा है जी, लेड बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबिनो एंड रशिया's foreign minister Sergei Lavrov, the two sides agreed to restore staffing at their respective embassies. कह रहा है जो कि लेड था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से सेंटेंस शुरू हुआ है। कह रहा है कि ये जो लेड बाई थी या जो अगुवाई में थी, और किसकी अगुवाई में हुई, इसको लीड कर रहे थे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या विदेश मंत्री मिस्टर मार्को रूबिनो और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लेवरोव। कह रहा है इन दोनों की अगुवाई में होने वाली ये जो दोनों साइड्स थी, जो दो पक्ष थे, ये अग्री कर गए कि ये रिस्टोर करेंगे, फिर से बहाल करेंगे स्टाफिंग को, मैन पावर को या फिर स्टाफ को, है ना, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव एम्बेसीज में। रशिया वाले अमेरिका में अपनी एम्बेसी के अंदर स्टाफ फिर से भेजेंगे, अमेरिका वाले रशिया में, मॉस्को में अपनी एम्बेसी में फिर से स्टाफ को भेजेंगे। तो आज की डेट में इनकी एम्बेसियां भी बंद पड़ी हैं, ताले लगे हुए हैं। तो इन्होंने यही सोचा है कि फिर से पहले अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को जो है ओपन करते हैं। और क्या करेंगे, देखो एक काम तो ये एग्री टू किए है कि ये रिस्टोर करेंगे स्टाफिंग को। आगे इन्होंने ये दूसरे काम भी एग्री किए, एक्सप्लोर क्लोजर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सेटअप अ हाई लेवल टीम टू स्टार्ट टॉक्स टू एंड यूक्रेन वॉर। ये एक्सप्लोर करेंगे, ये ढूंढेंगे क्लोजर कोऑपरेशन को इकोनॉमिक टर्म्स में, यानी एक दूसरे से ट्रेड करने की बहाना भी खोजेंगे, कैसे ट्रेड किया जाए। और ये सेटअप भी करेंगे एक बड़े लेवल की टीम को जो स्टार्ट करे बातचीत को एंड करने के लिए यूक्रेन वॉर को। तो ये तीनों कामों के लिए अमेरिका और रशिया तैयार हो गए। अपनी एम्बेसी का ताला फिर से खोलेंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन लाएंगे, फिर से ट्रेड करेंगे दोनों, और एक टीम बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे जो यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने में मदद करे। चलिए, टू साइड्स जो हैं, सब्जेक्ट है, अग्रीड इनकी वर्ब है। अगेन स्ट्रक्चर आपको देखनी है, अग्रीड टू डू 3 थिंग्स। पहली थिंग है रिस्टोर करना स्टाफ को, दूसरी थिंग है एक्सप्लोर करना या ढूंढना क्लोजर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, तीसरे जो काम है वो है सेटअप करना एक हाई लेवल टीम को। ऐसे स्ट्रक्चर बनी है, रिस्पेक्टिव यानी एक दूसरे की, अमेरिका रशिया में, रशिया अमेरिका में। कह रहा है जी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सिग्नल्ड दैट ही माइट मीट हिज रशियन काउंटरपार्ट। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं ट्रंप, वो ऐसा सिग्नल भी कर चुके हैं कि वो हो सकता है मिले, माइट मीट करें अपने रशियन काउंटर पार्ट से, रशिया में अपने समकक्ष से। यानी अमेरिका में प्रेसिडेंट होते हैं ट्रंप, अमेरिका में प्रेसिडेंट है पुतिन। तो ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, एक दूसरे की बराबरी में है लेकिन अलग अलग जगहों पे।
तो इन्होंने सिग्नल किया कि मैं अपनी बराबरी वाले आदमी से रशिया में मिलूंगा, यानी पुतिन से मिलूंगा, और जिनका नाम भी लिखा गया व्लादिमीर पुतिन। और कब मिलेंगे? लेटर दिस मंथ, इसी मंथ की अंत में। अच्छा, और क्या करेंगे? दूसरा वो काम ये करेंगे, एंड सिक्योर द डील विच इज़ अ डिसाइसिव शिफ्ट इन अमेरिकाज पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया। वो सिक्योर करेंगे एक डील को, वो एक डील को पूरा करेंगे रशिया के साथ, जो कि एक डिसाइसिव शिफ्ट होगा, निर्णायक बदलाव होगा अमेरिका की पॉलिसी में रशिया को लेकर के। तो कुछ ऐसी डील वील कर लेंगे कि इन दोनों का अगले 50 साल तक झगड़ा नहीं हो, दोनों दोस्ती बना करके रहें। तो ऐसा ये चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा सिग्नल कर चुके हैं। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट है, यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है, हैज सिग्नल्ड, इनकी वर्ब है। दो काम को इन्होंने सिग्नल किया है, दैट लगा के बताएं। पहला काम है ही की वर्ब माइट मीट, वो हो सकता है मिले, और दूसरा काम है ही माइट सिक्योर, हो सकता है वो सिक्योर करे डील को। सिक्योर द डील और क्लोज द डील, सिक्योर द डील और क्लोज द डील, इन दोनों का मतलब होता है किसी डील को पूरा करना, परवान चढ़ाना, ठीक है। कंप्लीट या फिनिश द डील नहीं बोलते हैं अपने, सिक्योर द डील या क्लोज द डील नाम के फ्रेज को इस्तेमाल करते हैं। चलिए, विच आया है इस बात के लिए, वर्ब है इसके इज, डिसाइसिव यानी निर्णायक, एपोकल या मोमेंटस, बहुत बड़ी। चलो आओ नेक्स्ट पैराग्राफ। पहले खुद से रीडिंग लेना, एक वीडियो को पॉज कर लो, जितना टाइम चाहिए अपना हिसाब से अपने लो। चलिए, कह रहे जी, अंडर द फॉर्मर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन द यूएस हैड इमर्ज्ड एज यूक्रेन्स बिगेस्ट मिलिट्री एंड फाइनेंशियल बैकर। अब बता रहा है यूएस ने यूक्रेन को कैसे धोखा दिया। कह रहे जी, पुराना जो प्रेसिडेंट था बाइडन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, उनके प्रशासन के दौरान जो यूएस था ना, वो उभरा था, इमर्ज हो चुका था, हैड इमर्ज्ड। और कैसे? यूक्रेन के सबसे बड़े मिलिट्री और फाइनेंशियल बैकर के तौर पे, फौज और पैसे की तरफ से सपोर्ट के तौर पे, है ना। बैकर यानी जो बैक करे, सपोर्ट करे, मिलिट्री और फाइनेंस दोनों इसको मिले थे अमेरिका से। चलिए, यूएस की वर्ब है, हैड इमर्ज्ड, पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ही पास्ट की बात है, और यहाँ पास्ट के भी पास्ट की बात हो रही है, इसलिए पास्ट परफेक्ट लगाया गया है ना। तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के खत्म होने से पहले ये काम हो चुका था, अमेरिका उभर चुका था यूक्रेन का बड़ा सपोर्टर बन के। कह रहा जी, द यूएस हैड ऑल्सो लेड ग्लोबल एफर्ट्स टू वीकन रशियाज इकोनॉमी थ्रू बाइडिंग सैंक्शंस। कह रहे अमेरिका ने एक और काम भी किया था, इसने लीड भी किया था, हैड ऑल्सो लेड ग्लोबल एफर्ट्स को, पूरी दुनिया में कोशिश को। और कैसे लीड किया, क्या कोशिश थी? कोशिश थी कमज़ोर बनाने की रशिया की इकॉनमी को, ऐसे सैंक्शंस के जरिए, प्रतिबंधों के जरिए जो बाइटिंग हो, जो बाइट करें, जो काटने को दौड़े। तो ऐसे सैंक्शन लगाए अमेरिका ने रशिया पे, जिससे रशिया पूरा चकनाचूर हो जाए, धराशायी हो जाए इनकी इकॉनमी। सैंक्शंस इनको दिन रात काटें या बाइट करें। बाइट करना समझते हैं ना आप, कोई आपको जैसे काटता है मच्छर, कोई जानवर, वो बाइट करता है आपको, तो सैंक्शंस भी ऐसे बाइटिंग हो। अगेन यूएस सब्जेक्ट है, हैड ऑल्सो लेड, वो ऐसा लेड कर चुका था, लीड कर चुका था। लीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के बाद में लगी हुई है, हैड लेड। मिस्टर ट्रम्प हैज थ्रोन अवे द बाइडन पॉलिसी। लेकिन अब ट्रंप आए तो उन्होंने थ्रो अवे कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया। थ्रो अवे करना नहीं, फेंक देना, कचरा बना के बाइडन की पॉलिसी को, इस नीति को जो बाइडन अपना के बैठे थे यूक्रेन के लिए। और फिर क्या किया इन्होंने? एंड अडॉप्टेड अ न्यू अप्रोच ऑफ रेप्रोचेमार्ट विद रशिया। और इन्होंने अडॉप्ट किया है, अपना लिया है एक नई अप्रोच, जो है झगड़े को सुलझाने की, रेप्रोचेमार्ट की, या फिर रिकन्सिलिएशन की, कंसिलिएशन की रशिया के साथ। और कह रहा है ये कौन सी चीज़ है? कह रहा है समथिंग रेमिनिसेंट ऑफ हेनरी किसिंगर्स हिस्टोरिक आउटरीच टू माउथ से टंग्स चाइना। कह रहा है ये एक ऐसी चीज़ है, समथिंग जो रेमिनिसेंट है, हमें याद दिलाती है। रेमिनिसेंट किस बारे में है? ऑफ लगा के बता रहा है, हेनरी किसिंगर के, अमेरिका का एक डिप्लोमेट था हेनरी किसिंगर, बहुत पहले की बात है, 50-60 के दशक में। तो हेनरी किसिंगर की हिस्टोरिक आउटरीच के तरह था, या उसकी याद करवाने वाला था। आउटरीच होता है अप्रोच करना, किसी से मिलना, बातचीत करना। और इन्होंने आउटरीच की थी, हेनरी किसिंगर ने, आज से 50 साल पहले, चाइना के माओ से टंग से, चाइना के प्रेसिडेंट से। और कब? एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर की हाइट पे, कोल्ड वॉर के एकदम सबसे ऊंचे पॉइंट पे। एंड अमेरिकाज डिजास्टर्स वॉर इन वियतनाम, और अमेरिका की बहुत ख़राब जो वॉर हुई थी वियतनाम में, जिसमें अमेरिका अपनी जान बचा के भागा था। तो आज से 60-70 साल पहले हेनरी किसिंगर भी ये काम कर चुके हैं। उन्होंने चाइना से अपना हाथ आगे बढ़ाया था दोस्ती का, और तब बढ़ाया था जब अमेरिका बहुत परेशान था, कोल्ड वॉर में रशिया से परेशान था, वियतनाम में जंग हार के परेशान था। तो कुछ वैसा ही काम आज ट्रंप कर रहे हैं।
आज वो चाइना की जगह पे रशिया से मिलने का हाथ बढ़ा रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल हेनरी किसिंगर की अप्रोच की हमें, आउटरीच की हमें याद आ रही है। चलिए, ट्रम्प जो है सब्जेक्ट है, हैज़ थ्रोन अवे इनकी वर्ब है, और दूसरी वर्ब है अडॉप्टेड। ही हैज़ थ्रोन अवे द बर्डन पॉलिसी एंड ही हैज़ अडॉप्टेड अ न्यू अप्रोच। अप्रोच है रिप्रोचेमांड की। रिप्रोचेमांड यानी झगड़ों को सुलझाना, कोर्डियल रिश्तों को बहाल करना, रिकनसाइल करना, है ना, झगड़े को ख़त्म करना। समथिंग रेमिनिसेंट होप होती है तो वो हार्क बैक टू करती है, पुरानी यादों को ताज़ा करती है। याद ताज़ा हुई है इस किसिंगर नाम के डिप्लोमेट की, जो उसने 60-70 के दशक में करके दिखाया। चलिए आगे बढ़े। डिजास्ट्रस यानी तबाही भरा। वियतनाम में जो वॉर हुई थी साइगोन में, जहां अमेरिका भागा, है ना, अपने जान बचा के भागा, तो अमेरिका के लिए वो वॉर एक डिजास्टर या तबाही की जैसी थी। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो शुरू कर रहा हूं मैं। मिस्टर ट्रम्प्स पुश फॉर स्टेबिलिटी विद रशिया इज रूटेड इन अ सेंस ऑफ रियलिज्म। कह रहे ट्रम्प जी का जो दबाव है ना, मिस्टर ट्रम्प का जो पुश है स्टेबिलिटी के लिए या संतुलन के लिए रशिया के साथ में, ये रूटेड है, इसकी रूट्स दबी हुई हैं इस सेंस में, इस भावना में जो है रियलिज्म की या प्रैक्टिकलिज्म की। तो जो ट्रम्प जो है रशिया से अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, इनके पीछे कोई प्यार नहीं है रशिया को लेके, बल्कि रियलिज्म है, व्यवहारिकता है ना, इनकी रूट आपको व्यवहारिकता में मिलेगी। चलिए, ट्रम्प्स पुश जो है इसकी वर्ब है इज रूटेड। रूटेड होना यानी किसी चीज़ की रूट या उसकी जड़ कहाँ दबी हुई है। रियलिज्म आपने समझ लिया, व्यवहारिकता को प्रैक्टिकलिज्म को बोलते हैं। कह रहे ही डज नॉट सी रशिया अ पेल शेडो ऑफ व्हाट द सोवियत यूनियन यूज टू बी एज अमेरिकाज मेन चैलेंजर। कह रहे ट्रम्प नहीं देखते हैं, डज नॉट सी करते हैं रशिया को। और कौन सा रशिया? अब देखो कोमा लगा और फिर एक और कोमा लगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी रशिया के बारे में। रशिया जो वो वाला जो एक पेल शेडो है, बहुत मंदी सी परछाई है, मुरझाई हुई परछाई है, और उस चीज़ की ऑफ वट जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूज टू बी। रशिया वो रशिया नहीं है, सोवियत यूनियन टूट चुका है। अब कह रहा है अब वो जो रशिया बच गया है उसको वो नहीं देखते हैं अमेरिका के मेन चैलेंजर के तौर पे या सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पे। ही की वर्ब डज नॉट सी एज अमेरिकाज मेन चैलेंजर। और रशिया वो जो एक परछाई के जैसा है सोवियत यूनियन की। अब सोवियत यूनियन के सामने रशिया कुछ भी नहीं है, उस वक्त का जो सोवियत यूनियन 90s का, उससे 80s पहले का जो हुआ करता था। कह रहा है जी इट इज़ अनरियलिस्टिक एज पीट हेगसेट यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पुट इट टू एक्सपेक्ट यूक्रेन टू टर्न अराउंड द वॉर। कह रहा है दूसरी बात ये है, ये भी अनरियलिस्टिक है, ये भी व्यवहारिक नहीं है। जैसा कि जो पीट हेगसेट हैं, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं या फिर रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पुट इट किया है। व्हेन यू पुट इट समथिंग, आप उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, आप उस चीज़ को वर्ड्स में समझा रहे हैं। जैसा कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने वर्ड्स में समझाया भी है कि आप एक्सपेक्ट करें कि वो यूक्रेन जो है वो टर्न अराउंड कर सके या घुमा सके इस वॉर को। यूक्रेन ऑलरेडी वॉर को हारने की कगार पे है। ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका सपोर्ट करे और अगले 2 साल में यूक्रेन वॉर को जीत जाए। तो यूक्रेन वॉर भी नहीं जीत सकता, ये भी अमेरिका को समझ में आ गया है। चलिए, इट की वर्ब है इज अनरियलिस्टिक होना यानी व्यवहारिक ना होना। व्हेन यू पुट इट समथिंग, आप उस चीज़ को अच्छे से समझा रहे हैं, अपने वर्ड्स में समझा रहे हैं। टर्न अराउंड करना, चीज़ों में बदलाव लाना, एकदम उल्टा कर देना। आप पहले हार रहे थे, अचानक से जीतने लगे, तो ये आप टर्न अराउंड कर गए, यू टर्न मार गए। कह रहा मिस्टर ट्रम्प इज ऑल्सो अपोज्ड टू फर्दर अमेरिकन एड फॉर यूक्रेन। ट्रम्प जो है साथ ही साथ अपोज्ड हैं, खिलाफ हैं और आगे अमेरिका की एड के या पैसे के या मदद के यूक्रेन के लिए। ये भी ट्रम्प चाहते हैं कि यूक्रेन को और पैसा ना दे। कह रहा है ही वॉन्ट्स टू फोकस अमेरिकाज रिसोर्सेज ऑन चाइना, और वो चाहते हैं कि वो फोकस करें, कंसंट्रेट करें अमेरिका के संसाधनों को, सारे फोकस को चाइना के ऊपर। वाइल बिल्डिंग अ बेटर प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप विद रशिया, बिल्ड करते हुए, बनाते हुए एक बेहतर और प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप को, रिश्ते को रशिया के साथ में। प्रिडिक्टेबल मतलब जिसको प्रिडिक्ट किया जा सके, आपको पता हो रशिया क्या बोलेगा, रशिया क्या करेगा, है ना, रशिया को पता हो अमेरिका क्या करेगा। तो ऐसा एक रिश्ता हो जिसमें एक दूसरे को आप अच्छे से जानते हो। तो वो चाहते हैं कि ऐसा रिश्ता मैं रशिया के साथ में बनाऊं और चाइना के ऊपर अपना सारा फोकस करूं कि कैसे चाइना से निपटना है। कह रहा है ये जो पूरी बात है ना, डैश लगा के बता रहा है, आ रिवर्स किसिंगर अप्रोच है। किसिंगर की अप्रोच जैसी है लेकिन उल्टी है। किसिंगर चाइना जो है उसको दोस्त मानते थे और रशिया को अपना दुश्मन मानते थे 70 के दशक में। तब रशिया की जगह सोवियत यूनियन था। अब सोवियत यूनियन नहीं है,
तो अमेरिका में ट्रंप जो है रशिया को दोस्त मानते हैं और चाइना को अपना दुश्मन मानते हैं। तो किसिंगर से उल्टा चल रहा है खेल सारा का सारा। चलिए, ही की वर्ब है वांट्स, ही आया ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप के लिए। बिल्डिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। जब वो चाह रहे हैं कि चाइना पे फोकस करें तब वो बिल्ड भी कर रहे होंगे एक अच्छे प्रेडिक्टेबल फ्यूचर को, रिलेशनशिप को रशिया के साथ। चलिए, आर्टिकल थोड़ा लंबा है आज का, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लो। अपोज के बाद में टू लगेगा या नहीं लगेगा? कॉन्सेप्ट इतना शानदार है, आपको एक बार पढ़ के मजा आ जाएगा। कुछ केसेस में लगेगा और कुछ केसेस में नहीं लगेगा। आपको यही सीखना है कब लगाऊं मैं। देखिए, सबसे पहले तो ये सारी वर्ब सीखनी है आपको, 1 2 3 4 5 और 5 10। लेफ्ट साइड की वर्ब्स जो हैं वो राइट साइड की वर्ब के बराबर हैं मीनिंग में, लेकिन लेफ्ट में कोई प्रेपोजिशन आपको नहीं मिलेगा और राइट साइड वाली वर्ब जो है उसका प्रेपोजिशन आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन दिख रहा है। सीख करना यानी ढूंढना किसी चीज़ को, लुक फॉर करना भी ढूंढना होता है, लेकिन सीख के बाद में फॉर नहीं लगता। अवेट करना यानी किसी का इंतजार करना, और वेट का मतलब भी इंतजार करना होता है। वेट के बाद में फॉर लगता है, अवेट के बाद में फॉर नहीं लगता। ओपोज करना किसी को खिलाफ होना, किसी को, है ना, किसी की ओपोजिशन में होना। ऑब्जेक्ट भी ओपोज के जैसा ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद में आप टू लगाएं, जिस चीज़ को आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। ओपोज के बाद में टू नहीं आता, तो ओपोज के बाद में टू नहीं आएगा, ये आपने सीख लिया। अब ये कॉन्सेप्ट आपको मैं लगा के दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस पे, फिर इसकी एडवांस फॉर्म आपको देखनी है। कभी कभी अपोज के बाद में टू लगता है, वो एक्सेप्शन आपको सिखाऊंगा। द कमिटी आंसर्ड टू द कंसर्न रेज्ड बाय दोज हु ऑब्जेक्टेड द न्यू पॉलिसी एंड अग्रीड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। आराम से इसमें 3 एरर्स हैं, ढूंढने की कोशिश करो। इसी फॉर्मूला को यूज़ करना है, ऊपर वर्ब्स आपके पास है। कमेटी ने जवाब दिया सभी कंसर्न्स या चिंताओं का जो उठाए गए थे उन लोगों के द्वारा जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया था या विरोध किया था नई पॉलिसी का, और कमेटी अग्री भी कर गई कि मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, इसके अंदर जांच करेगी। देखो, पहली एरर ये है, आंसवर्ड के बाद में टू नहीं लगेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, रिप्लाई और आंसर दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन आंसर सीधे करते हैं बिना टू के। तो कमिटी आंसर्ड द कंसर्न, या तो टू लगा के रिप्लाई लिख दो, रिप्लाई टू द कंसर्न। अगर टू नहीं लगाना तो आंसर्ड लिख दो। द कमिटी आंसर्ड द कंसर्न रेज्ड बाय दोज हु ऑब्जेक्टेड टू द न्यू पॉलिसी। यहाँ पे टू लगना था, ठीक है। ओपोज लिखो तब तो टू नहीं लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्टेड लिखोगे तब टू लगाना है। एंड अग्रीड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, ये बिल्कुल सही है। इन्वेस्टिगेट के बाद में इनटू नहीं लगता, अगर यहाँ लगा होता तो आपको उसको निकालना होता। यू आर सिमिलर या रिसेंबल टू माई सिस्टर, आप मेरी बहन के जैसी दिखती हैं। यू आर सिमिलर और रिसेंबल टू माई सिस्टर। तो सिमिलर होना, रिसेंबल करना एक ही बात है, बी सिमिलर टू और रिसेंबल, लेकिन रिसेंबल के बाद में टू नहीं आता। इस केस में मैं रिसेंबल को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि टू ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यू आर सिमिलर टू माई सिस्टर, रिसेंबल टू माई सिस्टर नहीं लिख सकते। समझ गए कॉन्सेप्ट? चलो, एक क्वेश्चन आपको मैं अभी दे रहा हूँ, इसको यहीं पे सॉल्व करो। क्लास वर्क है, कमेंट्स में डालना। एक बार ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा ना, तभी इसके एडवांस फॉर्म आप सीखोगे। लास्ट क्वेश्चन है, 2-3 एरर्स हैं इसमें, सब लोग इसको ट्राई दें, कमेंट्स में डाल दो, रिव्यू आपको वहाँ मिल जाएगा सही गलत का। और चलो फिर बढ़ते हैं इसकी एडवांस फॉर्म पे, बढ़े आगे। चलो, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। एडवांस फॉर्म ये कहती है कि 3 ऐसी वर्ब्स हैं, कंप्राइज, ओपोज और मैरी। देखो, यहाँ पे आपने कंप्राइज को देखा, इसके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं है। ओपोज को देखा, इसके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं है। मैरी के बाद में भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही। लेकिन ये 3 खास वर्ब्स जब ये एक्टिव के अंदर एक एडजेक्टिव बन जाएं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में आए एडजेक्टिव बन के, पैसिव वॉइस में नहीं, वर्ब बन के नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन के आए, तो इनके बाद में प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। कंप्राइज के बाद में आता है ऑफ, अपोज के बाद में आता है टू, मैरी के बाद में आता है विद। एडवांस फॉर्मेट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना आसान भाषा में हो सके समझा सकूँ। द बुक वॉज कंप्राइज्ड 100 पेजेस। कंप्राइज का मतलब होता है मिलके बना होना। किताब मिलके बनी हुई थी 100 पेजों से। ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है? वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, आपको लगेगा पैसिव है, नहीं ये एक्टिव है। अगर ये पैसिव होता तो इसका मीनिंग ये होता बुक को बनाया गया है, बुक वॉज कंप्राइज्ड, बुक को बनाया गया है 100 पेजों से। अगर वैसा वाला मीनिंग निकल रहा है तो ये पैसिव है। अगर वैसा वाला मीनिंग नहीं निकल रहा, जो कि नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये बन रहा है कि बुक जो है मिलके बनी हुई थी 100 पेजों से। तो ये दूसरा समझ गए ना, एक्टिव वाला मीनिंग देने वाला सेंटेंस है। वॉज प्लस में V3 यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है। और यही बताया मैंने आपको, कंप्राइज जब V3 एडजेक्टिव बन जाए एक्टिव के अंदर, तो आपको क्या करना है, इसके बाद में ऑफ का इस्तेमाल करना है। वर्ब फॉर्म में नहीं लगेगा, लेकिन
एडजेक्टिव फॉर्म में ऑफ लगेगा। फार्मर्स आर ओपोज द न्यू लॉज, फार्मर्स जो हैं खिलाफ हैं नए लॉज के। आर प्लस में V3 लगी हुई है, आपको लगेगा पैसिव है, लेकिन ये एक्टिव है, क्योंकि अगर ये पैसिव होता तो इसका मीनिंग क्या होता, फार्मर्स को अपोज किया जाता है नए कानूनों के द्वारा, मतलब नए कानूनों के जरिए फार्मर्स के खिलाफ अपोजिशन दिखाई जाती है। ऐसा तो नहीं है ना, फार्मर्स खुद खिलाफ हैं, वो खुद अपोज्ड हैं। अपोज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, अगर अपोज्ड हैं तो फिर यहाँ पे टू का इस्तेमाल होगा, दे आर अपोज टू द न्यू लॉज। सेलेना इज मैरिड डैश एडम, सेलेना एडम से मैरिड है या शादीशुदा है। एक्टिव में लिखा हुआ सेंटेंस है, ये पैसिव नहीं है। अगर ये पैसिव में होता तो उसका मीनिंग ये होता, सलीना की शादी करवाई जाती है एडम के साथ रोज, तो रोज सलीना उठती है सुबह में, उसकी शादी करवा देते हैं एडम से। शी इज मैरिड टू एडम एवरी डे, ऐसा तो नहीं है। सलीना शादीशुदा है, शी इज मैरिड, मैरिड यहाँ पे एडजेक्टिव है, अगर ऐसा है तो मैरिड विद एडम, ऐसा आपको लिखना है। चलिए अगर इसी फॉर्मूला से चलें तो ट्रम्प इज अपोज्ड, ट्रम्प खिलाफ हैं, ट्रम्प को खिलाफ नहीं किया जाता, ट्रम्प खुद खिलाफ है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड एडजेक्टिव है और अपोज के लिए टू लगा है। अगर अपोज्ड वर्ब होती तो टू का इस्तेमाल नहीं होता। चलो कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि इसके पीछे क्या बहुत सारा बेसिक्स है, बिना बेसिक्स के समझना मुश्किल है, फिर भी बताना कमेंट्स में कितने बच्चों को ये जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है जी, while this is the broad strategic framework of Trump's Russia reset, the victim in the battlefield is Ukraine। कह रहा है जहाँ पे ये है बड़े तौर पे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क या फिर रणनीतिक ढांचा ट्रंप की रशिया रीसेट का, रशिया में बहाली का, रिश्तों को, ये होने वाला है हमें पता है। वहीं पे जो विक्टिम है बैटलफील्ड में, जंग के मैदान में, वो है यूक्रेन, विच हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट ओवर 20% ऑफ इट्स टेरिटरीज एंड थाउजेंड्स ऑफ इट्स मैन। ये वही यूक्रेन है जो पहले से ही लूज कर चुका है लगभग 20% से ज़्यादा अपनी ज़मीन को और अपने हज़ारों लोगों को जंग के अंदर। चलिए दिस की वर्ब है इज ब्रॉड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, यानी बड़े स्केल पे रणनीतिक या कूटनीतिक ढांचा, फ्रेमवर्क यानी ढांचा। विक्टिम की वर्ब है इस, विच आया है यूक्रेन के लिए, विच की वर्ब है हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट। कह रहा है द यूएस विच ऑफर्ड यूक्रेन नेटो मेंबरशिप इन 2008 नाउ सेज सच एन आउटकम इज नॉट प्रैक्टिकल। अमेरिका भी जो है जिसने ऑफर किया था यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप 2008 में, अब वो ये कहता है कि ऐसा एक आउटकम, ऐसा एक नतीजा प्रैक्टिकल नहीं होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। तो पहले इनको बोला था, तब ये इन्होंने लिया नहीं यूक्रेन ने नेटो मेंबरशिप, अब अमेरिका देना नहीं चाहता है ना, तो यूक्रेन को अपने खुद के लिए लड़ना होगा बिना अमेरिका और बिना यूरोप के। चलिए यूएस की वर्ब है नाउ सेज, यूएस ऐसा कहता है, विच आया यूएस के लिए, विच की वर्ब है V2 में ऑफर्ड। आउटकम का मतलब होता है नतीजा या रिजल्ट। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज ऑल्सो रूल्ड आउट सिक्योरिटी गारंटीज टू यूक्रेन, पासिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूरोप। ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने रूल आउट कर दिया है, खारिज कर दिया है, प्रिक्लूड कर दिया है। रूल आउट याद है ना आपको, किसी चीज़ को पहले से एक्सक्लूड करना। तो ट्रंप ने इस पॉसिबिलिटी को पहले से ही हटा दिया है कि कोई सिक्योरिटी गारंटी ये देंगे यूक्रेन को फ्यूचर के लिए। ये सारा काम किया उन्होंने पास करते हुए, आगे भेजते हुए इस जिम्मेदारी को यूरोप की तरफ। और कौन सा यूरोप है, विच स्टैंड्स डिवाइडेड, जो आज की डेट में खड़ा है डिवाइडेड होकर के या फिर बटा हुआ। स्टैंड्स प्लस में वर्ब की प्लस में एडजेक्टिव जो है, ये स्ट्रक्चर है, मैं आपको भी करवाऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो वो आज यूरोप वही है जो स्टैंड्स डिवाइडेड है, बंट करके खड़ा है, डिवाइडेड होकर के। चलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है हैज़ रूल्ड आउट, रूल आउट करना, खारिज करना। कह रहे सो यूक्रेन टुडे डज नॉट इवन हैव अ सीट इन द एट टेबल व्हेन रशिया एंड अमेरिका टॉक। तो इस प्रकार से यूक्रेन जो है आज का, उसके पास एक सीट भी नहीं है टेबल पे, उसके पास एक कुर्सी भी नहीं है उस टेबल पे जब रशिया और अमेरिका बात करते हैं। बिना यूक्रेन को बुलाए ही यूक्रेन वॉर को सुलझाया जा रहा है। चलिए यूक्रेन की वर्ब है डज नॉट हैव। अब इस स्ट्रक्चर को देख लो भाई, स्टैंड्स प्लस में एडजेक्टिव प्लस में नाउन, कभी एडजेक्टिव कभी नाउन। स्टैंड वर्ब के दो मीनिंग निकलते हैं, अगर इसके बाद में नाउन आ जाए तो मतलब होता है सहना किसी चीज़ को, और अगर एडजेक्टिव आ जाए तो इसका मतलब होता है किसी सिचुएशन में होना। बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट। आई कैन नॉट स्टैंड द नॉइज इन दिस प्लेस, मैं स्टैंड नहीं कर सकता नॉइज़ को या फिर शोर को इस जगह पे जो हो रहा है। स्टैंड के बाद में नाउन लगा हुआ है नॉइज नाम का, तो इसका मतलब क्या होगा, आप सह नहीं सकते हैं, टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। आई कैन नॉट स्टैंड या आई कैन नॉट टॉलरेट द नॉइज। लेकिन दूसरा देखो, द हाउस स्टूड अबैंडन्ड फॉर ईयर्स, हाउस जो है स्टूड अबैंडन कर रहा था। स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड लगी हुई है, लेकिन बाद में लगा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव अबैंडन्ड।
जब आप एडजेक्टिव लगा देते हैं स्टैंड के बाद में, स्टैंड, स्टूड, जो भी वर्ब लगाओ, तो इसका मतलब होता है किसी सिचुएशन में होना। तो घर एक सिचुएशन में था जो था अबेंडन होने की, या समझते ना अबेंडन क्या होता है, जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, जिसका आप ध्यान नहीं देते हैं। तो अबेंडेंट फॉर्म में घर था कई सालों से, 4 years। तो ये घर की अवस्था को बता रहा है अबेंडेंट। चलो एक सेंटेंस और देखो, द प्रपोजल स्टैंड्स रिजेक्टेड बाय द कमिटी। प्रपोजल जो है वो स्टैंड रिजेक्टेड करता है। रिजेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आ जाए, स्टैंड के बाद में जब ऐसा लगेगा तो एक सिचुएशन बन जाएगी। प्रपोजल एक रिजेक्टेड सिचुएशन में है कमिटी के द्वारा। कमिटी कहती है कि प्रपोजल को हम रिजेक्ट करते हैं। लेकिन ही कुड हार्डली स्टैंड द पेन आफ्टर द इंजरी। वो बड़ी मुश्किल से ही पेन को स्टैंड कर पा रही थी इंजरी के बाद में। पेन एक नाउन है, स्टैंड के बाद में नाउन आया तो मतलब सहना। बड़ी मुश्किल से टॉलरेट कर पा रही थी, सह पा रही थी दर्द को इंजरी के बाद। तो इस तरीके से दोनों स्ट्रक्चर आपको सीखनी है। यहाँ पे इस केस में क्या हुआ था, यूरोप स्टैंड्स डिवाइडेड। डिवाइडेड एक एडजेक्टिव है, स्टैंड के बाद लगा हुआ है। तो यूरोप एक ऐसी अवस्था में है, एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो बटा हुआ है, डिवाइडेड है। ठीक है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर को आपको देखना है। लास्ट में क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, खुद से ट्राई देना इसको। हिज रेपुटेशन स्टैंड्स डैमेज और डैमेज्ड आफ्टर द स्कैंडल। उसकी रेपुटेशन जो है वो डैमेज हो चुकी है या डैमेज अवस्था में है स्कैंडल के बाद में। क्या लगाओगे इसमें, चेक करके देखो। डैमेज और डैमेज में से क्या आएगा, नाउन आएगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव आएगा, डालना कमेंट्स में। चलो लास्ट पैराग्राफ है, फटाफट से देख लो इसको, फिर रैप अप करेंगे क्लास को आज की। कह रहा है जी, व्हेन ग्रेट पावर्स कॉल एंड रीसेट, स्मॉलर कंट्रीज दैट कॉट इन प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ्टन सफर। कह रहा है जब बड़ी पावर्स लड़ती हैं, कॉल करती हैं, कॉल करना यानी फाइट करना, लड़ना, और फिर रीसेट करती हैं, रिश्तों को बहाल करती हैं, तो जो छोटी कंट्रीज होती है ना, अक्सर वो गेट कॉट हो जाती हैं, पकड़ी जाती हैं प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स में, बिना बात के कॉन्फ्लिक्ट्स में, नकली झगड़ों में, और अक्सर वो सफ़र करती हैं। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, अमेरिका और यूएस और रशिया लड़ रहे थे, दोनों की दोस्ती हो गई, लेकिन यूएस अभी भी किसी को सपोर्ट करेगा, रशिया अभी भी किसी को सपोर्ट करेगा, और लड़ाई दोनों की होगी यूक्रेन में। आमने सामने नहीं होगी, लेकिन प्रॉक्सी वॉर होगी, इनडायरेक्ट वॉर होगी। चलिए, ग्रेट पावर्स की वर्ब है कॉल एंड रीसेट, झगड़ा करना और झगड़े को सुलझाना। स्मॉलर कंट्रीज की वर्ब है गेट कॉट। कह रहे बट एक्सक्लूडिंग यूक्रेन एंड यूरोप फ्रॉम एनी सेटलमेंट दैट वुड डिटरमिन बोथ यूक्रेन्स फ्यूचर एंड यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वुड बी रॉन्ग। कह रहा है लेकिन एक्सक्लूड कर देना, दायरे से बाहर कर देना यूरोप को और यूक्रेन को किसी भी सेटलमेंट से, झगड़े के समझौते से, और वो सेटलमेंट जो डिटरमिन करे, जो निर्धारित करे दोनों ही चीज़ों को, यूक्रेन के फ्यूचर को और यूरोप की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को, सुरक्षा के ढांचे को। कह रहा है ऐसे किसी भी सेटलमेंट से यूक्रेन और यूरोप को बाहर करना गलत होगा, वुड बी रॉन्ग होगा। और कैसे गलत होगा, मॉरली एंड प्रैक्टिकली, नैतिक तौर पे भी गलत है और व्यवहारिक तौर पे भी गलत है। जिसका झगड़ा सुलझा रहे हो उस पार्टी को तो बुलाओ, कम से कम उससे हाँ तो बुलवाओ। अगर यूक्रेन यूरोप को आपने बुलाया ही नहीं टेबल पे, तो फिर झगड़ा कैसा सुलझा। चलिए, एक्सक्लूडिंग जो है सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी वुड बी, वर्ब है इसकी वुड बी, ठीक है, वुड बी रॉन्ग। डैट आया सेटलमेंट के लिए, डैट की वर्ब है वुड डिटरमिन, डिटरमिन करना, किसी चीज़ को निर्धारित करना। कह रहा है इफ मिस्टर ट्रंप वांट्स टू बिल्ड हिज रिसर्च ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स अ सेटलमेंट दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल। कह रहा है अगर ट्रंप फर्स्ट कंडीशनल लगा करके चाहते हैं कि वो बिल्ड करें एक बहाली को, रिसेट को, एक मजबूत फाउंडेशन पे, एक मजबूत आधार पे, नींव पे, तो ही शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स, उनको इस तरफ काम करना चाहिए, स्ट्राइव टूवर्ड्स करना चाहिए एक सेटलमेंट की तरफ जो कि एक्सेप्टेबल हो सभी पार्टीज़ को। ऐसा समझौता करवाना है जिसमें सारी पार्टियां बैठी हों। और कौन कौन सी पार्टियां हैं, यूएस है, रशिया, यूरोप है, यूक्रेन है। तो फर्स्ट कंडीशन लगा के बताया अगर ट्रंप को चाहिए झगड़ा सुलझे तो सभी को टेबल पे उनको बिठाना होगा। चलिए, इफ के बाद में ट्रंप की वर्ब है वांट्स, ही की वर्ब है, ट्रंप के लिए आया ही, वर्ब है शुड स्ट्राइव, स्ट्राइव करना, किसी चीज़ के लिए भरसक कोशिश करना। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। फटाफट से अपना रिवीजन ले लो। इन्वेजन यानी अटैक, रियलिज्म यानी व्यवहारिकता, प्रैग्मेटिज्म, एडवर्सरी आपका राइवल होता है, अपोनेंट होता है, फो होता है, आपका दुश्मन, काउंटर पार्ट आपका समकक्ष होता है, रिस्टोर करना, बहाल करना किसी रिश्ते को, किसी भी चीज़ को प्रीवियस स्टेट में लाना, रेप्रोचेमॉन्ड रिकन्सिलिएशन यानी झगड़े के अंदर समझौता, रेमिनिसेंट होना किसी चीज़ की याद ताज़ा करवाना, आउटकम यानी नतीजा, स्ट्राइव करना किसी चीज़ के लिए भरसक कोशिश करना, टर्न अराउंड करना यानी चीज़ों को यू टर्न मरवाना,
आप गिर रहे थे, फिर अचानक से ऊपर जाने लगे, ऊपर जा रहे थे, अचानक से नीचे आने लगे, टर्न अराउंड कर गए। रूल आउट करना, प्रिक्लूड करना, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी को पहले से खारिज करना, डिटर्मिन करना, निर्धारित करना। इसके अलावा कुछ वोकैब अलग से भी देखिए अपन ने। डिसाइसिव वो है जो निर्णायक है, जिससे कोई डिसीजन निकले, इसको एपोकल और मोमेंटस भी बोलते हैं। कंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन, रेप्रोचेमान, तीनों एक ही बात है, किसी चीज़ के अंदर झगड़े में समझौता। हार्क बैक टू, रेमिनिसेंट ऑफ, किसी चीज़ की याद ताज़ा करवाना। स्ट्राइव, और ये सारे वर्ड्स आप देख चुके हैं। प्रिक्लूड और एक्सक्लूड और रूल आउट, है ना, किसी चीज़ को खारिज करना, अपने दायरे से बाहर करना। चलिए, ये आपकी वोकैब हो गई। अब आ जाओ अपने क्विज पे। सबसे पहले पूछा है जी, इस आर्टिकल की टोन कैसी है? इस आर्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए किस टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। ना ये न्यूट्रल है, ना ये सेलिब्रेट कर रहा है, ना ये ऑप्टिमिस्टिक है। ये एनालाइज कर रहा है कि किसको बुलाओ किसको मत बुलाओ, और साथ में क्रिटिसाइज कर रहा है ट्रंप की अप्रोच को, बिना यूक्रेन और यूरोप के झगड़ा कैसे सुलझा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में आंसर बनेगा सी। चलो, सबसे बड़ा रिस्क क्या है ट्रंप की रशिया रीसेट स्ट्रेटजी का? सबसे बड़ा इससे नुकसान क्या होने वाला है? एक बार खुद से ट्राई देना, चारों ऑप्शंस पढ़ लो भाई। सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इससे यूरोप के जो अलाइज है अमेरिका के, वो सब उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि यूरोप को अपने बीच में नहीं लाए। और यूक्रेन की पोजीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। यूक्रेन जो है, बिना माँ बाप के बच्चे की तरह इसको अनाथ छोड़ दोगे आप। ये रिस्क है सबसे बड़ा, बी। ठीक है, एलिनेट करना, किसी को नाराज करना, अपने से दूर करना। पूरा यूरोप जो है अमेरिका से दूर हो जाएगा इस समझौते के बाद। कह रहे जी, इम्प्लीकेशन क्या होगा लॉन्ग टर्म में यूएस के रूल आउट कर देने का या फिर खारिज कर देने का कोई भी सिक्योरिटी गारंटी यूरोप के लिए, यूक्रेन के लिए? इससे क्या अंत निकलेगा यूक्रेन का, जब उसको कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिलेगी? इसका यही अंत निकलेगा, यूक्रेन पूरी तरीके से यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट होगा, अमेरिका पे नहीं होगा। लेकिन वो यूरोप जो खुद ही डिवाइडेड है, बटा हुआ है, आधा यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा है और आधा, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो यूक्रेन सिक्योरिटी विज लार्जली डिपेंड ऑन अ डिवाइडेड एंड अनसर्टेन यूरोप। चलिए, 3 क्वेश्चंस हो गए। अब आ जाओ वोकैब पे। हार्क बैक का मीनिंग पूछा है, ऑफकोर्स आपको पता होगा। रिश्तों में फिर से बहाली को क्या बोलते हैं? ऑब्विएट, स्ट्राइव या रिप्रोचेमान। फिलर्स हैं आपके पास 6वें और 7वें में, 2 वर्ड्स को आपको फिल करना है। 4 ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, देख लो, जिनमें जो ऑप्शन के दोनों वर्ड्स यहाँ पे फिट होंगे वो आपका आंसर बनेगा। लास्ट में 3 एरर्स हैं। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड के आसपास, दूसरी आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से, और तीसरी मिल सकती है इसके आसपास। आराम से ढूंढो, 4 से लेकर के 10 तक, यानी 7 क्वेश्चंस के आंसर्स फर्स्ट कमेंट में है। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले? फर्स्ट कमेंट से आंसर्स को चेक करके बताना। क्लास कैसी लगी आज की, जरूर से अपना फीडबैक देना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन, साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।